प्रिय छात्र और छात्राओं, आज कथा भारती जो आपकी कहानी की पुस्तक है, मैं अनिल कुमार पुरवार, GRV इंटर कॉलेज राट्स, आज आपको ध्रुव यात्रा के विषय में बताऊंगा। ये कहानी जैनेन्द्र कुमार जी ने बहुत अच्छे ढंग से लिखी है। तो लेखक का थोड़ा सा हल्का सा जीवन परिचय बता दूं। जैनेन्द्र कुमार का जन्म 2 जनवरी सन 1905 ईस्वी को जिला अलीगढ़ के कोड़ियागंज गांव में हुआ था। अल्पायु में ही ये पिता की छत्र छाया से वंचित हो गए, अतः इनकी माता तथा नाना ने इनका पालन पोषण किया। इनका नाम आनंदी लाल था बचपन में, और हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्य से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की और पंजाब से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। सन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में इनका सकारात्मक योगदान रहा और इसी कारण इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया। इन्होंने साहित्य के विविध क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। कहानीकार व उपन्यासकार के रूप में इनको विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। गांधी जी से प्रभावित होने के कारण ये अहिंसावादी व गांधी दर्शन के प्रतीक के रूप में जाने लगे। सृजन में संलग्न 24 दिसंबर सन 1988 में आपका स्वर्गवास हो जाता है। इन्होंने जो कृतियाँ लिखी हैं कहानी के रूप में, खेल जो सन 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित पहली कहानी थी, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, जय संधि, वातायन, एक रात, 2 चिड़ियाँ, पाजेब, ध्रुव यात्रा, जानवी, अपना अपना भाग्य, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, मास्टर साहब, पान वाला, और उन्होंने उपन्यास जो लिखे हैं त्यागपत्र, सुखदा, जहाज का पक्षी, व्यतीत, सुनीता, कल्याणी, विवर्त, परख, मुक्तिबोध और जयवर्तन। जो इन्होंने निबंध लिखे हैं, निबंध में लिखे हैं सोच विचार, पूर्वोदय, जड़ की बात, साहित्य का श्रेय और प्रेय, परिवार, प्रस्तुत प्रश्न, मंथन, काम क्रोध विचार, बल्लरी, साहित्य संचय। संस्मरण में ये और वे जो इन्होंने अनुवाद किए हैं पाप और प्रकाश नाटक के, मंदाकिनी नाटक का, तथा प्रेम में भगवान कहानी संग्रह का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। इनके प्रथम उपन्यास परख पर साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें 500 रुपये के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। जैनेन्द्र कुमार को कथा शिल्प एवं शैली पर प्रकाश डालते हुए हम बता सकते हैं। तो कथा शिल्प और शैली के विषय में जैनेन्द्र जी को कहानी कला चरित्र की निष्ठा तथा संवेदना के व्यापक धरातल पर विकसित हुई है। इनकी कहानियाँ दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक कहानियाँ हैं। प्रौढ़ चिंतन और बौद्धिक सघनता का समावेश भी है। इनके कथानक मुख्य रूप से संवेदना पर आधारित हैं तथा पाठक के अंतःस्थल को स्पर्श करते हुए गतिशील होते हैं। इनकी कहानियाँ मनोविश्लेषणात्मक, जीवन दर्शनपरक हैं, फलता उनमें विचार की विस्तार अपेक्षा गहनता ज़्यादा है। इनके अधिकतर कथानक स्पष्ट एवं सूक्ष्म हैं। इन्होंने कथा वस्तु के विकास में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा तथा मानवीय आदर्शों की स्थापना को महत्व दिया है। इन्होंने चरित्र चित्रण पर विशेष बल दिया है तथा विविध प्रकार के चरित्रों की सृष्टि की है। मनोविश्लेषण के माध्यम से इन्होंने पात्रों के आंतरिक द्वंद्वों तथा उनकी मानसिक उलझनों को व्यक्त किया है। इनके पात्र अंतर्मुखी है। ये विशिष्ट पात्रों को विशिष्ट व्यक्तित्व देने में सफल रहे हैं। दूसरे प्रकार के पात्र प्रतिनिधि हैं। इनकी जो शैली है नाटकी
स्वगत भाषण शैलियों का प्रयोग भी किया है, कहानियों में हुआ है। कहानियों की भाषा भावपूर्ण, चित्रात्मक एवं सशक्त है। यथोचित शब्द रचना तथा भावानुकूल शब्द चयन इनकी भाषा शैली की विशेषताएं रही हैं। जैनेन्द्र जी की कहानियों में संवादों की सीमित व्याख्या हुई है, तथापि इनके संवाद मानव चरित्र का विश्लेषण करते हुए पात्रों की चरित्रकर विशेषताओं एवं उनकी मानसिक स्थितियों को उजागर करते हैं। इनकी कहानियों में निश्चित लक्ष्य होता है तथा उसमें चिंतन की गहराई होती है। इसके अतिरिक्त बहुत सी अनुभूति की व्यंजना एवं आदर्श की प्रतिष्ठा का प्रयत्न इन्होंने किया है। इन्होंने व्यक्ति के जीवन की आंतरिक पक्षों के रहस्य एवं उसकी उत्कृष्टताओं को दार्शनिक दृष्टिकोण के आधार पर उभारने का प्रयास भी किया है। प्रेमचंद उत्तर युगीन इस कहानीकार का नाम हिंदी साहित्य जगत में सदैव अमर रहेगा। ऐसे हमारे जैनेन्द्र कुमार जी थे। अब इन्होंने जो कहानी दी है ध्रुव यात्रा, तो उसको सार रूप में हम कह सकते हैं या संक्षेप रूप में इसका सार का अंश आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है, राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफलतापूर्वक करके लौटते समय यूरोप के नगरों में जहाँ जहाँ रुके वहाँ उनका भरपूर भव्य सम्मान हुआ। अखबार में यह खबर प्रकाशित हुई। उर्मिला ने अखबार में यह खबर पढ़ी और प्रसन्न मन से सोते हुए शिशु को प्यार किया। कई दिन तक ध्रुव यात्रा की खबर अखबारों में छपती रही और उर्मिला उसे पढ़ती रही। अब रिपुदमन मुंबई पहुँचे, तब वहाँ भी उनका खूब स्वागत सत्कार हुआ। शिष्टमंडल द्वारा अनुरोध किए जाने पर वे दिल्ली आए, सभी से प्रेम पूर्वक मिले। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें प्रदर्शनों में उल्लास नहीं। राजा रिपुदमन को नींद कम आने के कारण ये परेशान हैं, इसलिए वे स्वयं को एकाग्र नहीं कर पाते। और एक संवाददाता ने उनके विषय में लिखा है कि जब मैं उनसे मिला तो ऐसा लगा कि वे यहाँ ना हों, कहीं दूर हों। उर्मिला ने यह पढ़कर अखबार अलग रख दिया। रिपुदमन ने यूरोप में आचार्य मारुति की ख्याति सुनी थी, किंतु वे उन्हें जानते नहीं थे। अवसर मिलने पर वे आचार्य मारुति के पास पहुँचे। मारुति ने कहा, वैद्य के पास रोगी आते हैं, विजेता नहीं। रिपुदमन ने कहा, मुझे नींद नहीं आती है, मन में मेरा काबू नहीं रहता है। रिपुदमन आचार्य मारुति के साथ बातचीत करते हैं। रिपुदमन प्रेम से इनकार नहीं करते, लेकिन विवाह को वह बंधन मानते हैं। राजा रिपुदमन अपनी प्रेम का उर्मिला, जो उसके बेटी की माँ है, से सिनेमा हॉल में मिलते हैं। उर्मिला उनके बेटी की माँ है, यह बात उन दोनों के अतिरिक्त तीसरा कोई भी नहीं जानता है। बातचीत के दौरान रिपुदमन अपने बच्चे का नाम माधवेंद्र बहादुर रख देते हैं। उर्मिला कहती है कि बड़े लोग बड़ा ही रखेंगे, कि तुम अपना कार्य पूर्ण किए बिना ही क्यों लौट आए। तुम्हें मेरा और मेरे बच्चे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजा रिपुदमन कहते हैं, मैं केवल तुम्हारा हूँ, तुम जो कहोगी वही मैं करूँगा। क्या तुम अब भी नाराज़ हो उर्मी? उर्मिला कहती है, मुझे तुम पर गर्व है। तुम दक्षिण ध्रुव पर विजय प्राप्त करनी है, तुम्हें जाना ही होगा। यदि मेरे कारण तुम नहीं जाओगे तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। वह आचार्य मारुति को ढोंगी मानती हैं, लेकिन रिपुदमन के कहने पर वह उसके पास जाती हैं, परंतु उसके कहने पर विवाह के लिए तैयार नहीं होती हैं। मारुति रिपुदमन को बताते हैं कि उर्मिला उनकी सगी पुत्री है, उसे विवाह करके उसके साथ रहना चाहिए। रिपुदमन भी यही चाहते थे, लेकिन उर्मिला के हठ के कारण वह तीसरे दिन दक्षिणी ध्रुव जाने के लिए अमेरिका फ़ोन पर बात करते हैं। जो ज्ञात होता है कि परसों शॉर्टलैंड द्वीप के लिए जहाज़ पूरा हो गया है।
उर्मिला उन्हें कुछ दिन रुकने के लिए कहती हैं, परंतु वह नहीं मानते हैं। ध्रुव यात्रा के लिए चल देते हैं। उसकी खबरें अखबार में छपती हैं। उर्मिला अखबार पढ़ती रही। समय बीतता रहा। टेलीफोन भी उसने पास ही रख लिया था, पर अखबार के अतिरिक्त कोई बात उसे ज्ञात नहीं हुई। तीसरे दिन उर्मिला ने अखबार उठाया। सुर्खी है और बॉक्स में खबर है, राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे पाए गए, लथपथ पाए गए। गोली का कनपटी के आर पार निशान है। अखबार में दूसरी सूचनाएं भी थीं। उर्मिला पढ़ती गई। रिपुदमन के सम्मान में सभाएं हुई। राष्ट्रपति के भोज का भी पूरा विवरण था। उर्मिला एक भी अक्षर नहीं छोड़ सकी। दोपहर बीत जाने पर नौकरानी ने कहा, खाना तैयार है। तब उर्मिला कहती है कि मैं भी तैयार हूँ, खाना यहीं ले आओ, प्लेट्स इसी अखबार पर रख दो। उसी दिन अखबार के एक खास अंक में यह खबर प्रकाशित हुई कि मृत व्यक्ति के तकिए के नीचे से मिला उसका पत्र नीचे, जिसे सुसाइड नोट कहते हैं, दिया जा रहा है, जिस पर आशय था यह यात्रा निजी थी, किसी के वचन को पूरा करने जा रहा था। ध्रुव पर भी बचना नहीं था, अब भी नहीं बचूंगा। मुझे संतोष है कि किसी की परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ। मैं पूरे होश हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करे। तो ये कहानी का सार संक्षेप था। अब इसके बाद श्रेष्ठ कहानीकार की विशेषता बताइए और ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा कीजिए। तो इस कहानी का जो समीक्षा हम करेंगे, तो जैनेन्द्र कुमार महान कथाकार हैं। ये व्यक्तिवादी दृष्टि से पात्रों का मनोविश्लेषण करने में कुशल हैं। प्रेमचंद्र जी की परंपरा के अग्रगामी लेखक होते हुए भी इन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नवीन शिल्प प्रदान किया। ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार की सामाजिक मनोविश्लेषणात्मक यथार्थवादी रचना है। कहानी कला के तत्वों के आधार पर इस कहानी की इस प्रकार से समीक्षा है। शीर्षक के विषय में सबसे पहले रखें तो कहानी का शीर्षक आकर्षक और जिज्ञासापूर्ण है। सार्थकता तथा सरलता तथा शीर्षक की विशेषता है। कहानी का शीर्षक अपने में कहानी के संपूर्ण भाव को समेटे हुए है तथा प्रारंभ से अंत तक कहानी इसी ध्रुव यात्रा पर ही टिकी है। कहानी का प्रारंभ नायक के ध्रुव यात्रा से आगमन होता है और कहानी का समापन भी ध्रुव यात्रा के प्रारंभ के पूर्व ही नायक के समापन के साथ होता है। अतः कहानी का शीर्षक स्वयं में परिपूर्ण और समीचीन है, क्योंकि शुरू भी ध्रुव यात्रा से होती है और कहानी का अंत भी ध्रुव यात्रा से होता है, तो शीर्षक उपयुक्त है। अब कथानक की दृष्टि से अगर हम इसकी तुलना करें तब तो श्रेष्ठ कथाकार के रूप में स्थापित जैनेन्द्र कुमार जी ने अपनी कहानियों को कहानी कला की दृष्टि से आधुनिक रूप प्रदान किया है। ये अपनी कहानियों में मानवीय गुणों यथा प्रेम, सत्य तथा करुणा को आदर्श रूप में स्थापित करते हैं। इस कहानी की कथा वस्तु का आरंभ राजा रिपुदमन की ध्रुव यात्रा से वापस लौटने से आरंभ होता है। कथानक का विकास रिपुदमन और आचार्य के वार्तालाप, तत्पश्चात रिपुदमन और उसकी अविवाहिता प्रेम का उर्मिला के वार्तालाप और उर्मिला तथा आचार्य मारुति के मध्य हुए वार्तालाप से होता है। कहानी के मध्य में ही यह स्पष्ट होता है कि उर्मिला ही मारुति की पुत्री है। कहानी का अंत और चरमोत्कर्ष राजा रिपुदमन द्वारा आत्मघात किए जाने से होता है। वस्तुतः कहानी में कहानीकार ने एक सुसंस्कारित युवती के उत्कृष्ट प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाया है तथा प्रेम को नारी से बिल्कुल अलग और सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। कहानी का प्रत्येक पात्र कर्तव्य के प्रति निष्ठा एवं नैतिकता के प्रति पूर्ण रूपेण सतर्क दिखाई पड़ता है और जिसकी पूर्ण परिणति के लिए वह अपना जीवन अर्पण करने से भी नहीं डरता। कहानी मनोवैज्ञानिकता के साथ साथ दार्शनिकता से भी ओतप्रोत है और संवेदना धान होने के कारण पाठक के अंतःस्थल पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा एक उत्कृष्ट कहानी है। पात्र तथा चरित्र चित्रण। जैनेन्द्र कुमार जी की प्रस्तुत कहानी में तीन पात्र मुख्य हैं। राजा रिपुदमन की और प्रेम का उर्मिला और उर्मिला के पिता आचार्य मारुति।
तीनों ही एक दूसरे से पूर्णतया संबद्ध हैं और तीनों ही मुख्य एवं समस्तरीय हैं। जैनेन्द्र जी की कहानियों के पात्र हाड़ मास से निर्मित सामान्य मनुष्य होते हैं, जिनमें बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयाँ भी विद्यमान होती हैं। इनके पात्र अंतर्मुखी होते हैं, जो सामान्यतः एवं विशिष्ट दोनों ही परिस्थितियों में अपना विशिष्ट परिचय प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत कहानी के पात्र भी ऐसे ही हैं, जिनमें से एक जीवन की परिस्थितियों से असंतुष्ट हो विद्रोही बन जाता है, दूसरा क्षणिक विद्रोही हो आत्मत्यागी हो जाता है और तीसरा अंतोगत्वा समझौतावादी हो जाता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रस्तुत कहानी के पात्रों का चरित्र चित्रण अत्यंत स्वाभाविक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिकता से युक्त है। अब कथोपकथन तथा संवाद योजना की दृष्टि से देखें तब कहानी के संवाद छोटे, पात्रानुकूल तथा कथा के विकास में सहायक हैं। जैनेन्द्र जी अपने पात्रों के मनोभावों को सरलता से व्यक्त करने में सफल हुए हैं। लगभग पूरी कहानी ही संवादों पर आधारित है, अतः संवाद योजना की दृष्टि से यह एक श्रेष्ठ कहानी के रूप में देखी जा सकती है। अब है दूर जमुना किनारे पहुंचकर राजा ने कहा, अब कहो मुझे क्या कहती हो। ये कुछ वाक्यांश हैं। कहती हूँ कि तुम्हें क्यों अपना काम बीच में छोड़कर आए। मेरा काम क्या है? मेरी और मेरे बच्चों की चिंता जरूर तुम्हारा काम नहीं है। मैंने कितनी बार तुमसे कहा तुम मुझसे ज़्यादा के लिए हो। उर्मिला, अब भी मुझसे नाराज़ हो? नहीं, तुम पर गर्वित हूँ। मैंने तुम्हारा घर छुड़ाया, सब में रुश्वा किया, इज्जत ली, तुमको अकेला छोड़ दिया। उर्मिला, मुझे जो कहा जाए थोड़ा, पर अब बताओ मुझे क्या करने को कहती हो। मैं तुम्हारी हूँ, रियासत का तुम्हारा हूँ, रियासत का हूँ, ना ध्रुव का हूँ, मैं बस तुम्हारा हूँ। अब कहो। देश काल तथा वातावरण, इस दृष्टि से अगर हम देखें तो प्रस्तुत कहानी सन 1960 के आसपास की मानी जाती है। लगभग सामाजिक वातावरण के अनुकूल ही जैनेन्द्र जी ने कहानी के पात्रों तथा उसके व्यवहार को प्रदर्शित किया है। कहानी का वातावरण सजीव है। प्रस्तुत कहानी में जीवन वातावरण की पृष्ठभूमि पर मानवीय प्रेम और संवेदना के मर्मस्पर्शी चित्र उकेरे गए हैं, जिनमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। एक उदाहरण इसमें और दिया है, उसको देख लें। समय सब पर बह जाता है और अखबार कल को पीछे छोड़ आज पर चलते हैं। राजा रिपु नएपन से जल्दी छूट गए। ऐसे समय सिनेमा के एक बॉक्स में उर्मिला से उन्होंने भेंट की। उर्मिला बच्चे को साथ लाई थी। राजा सिनेमा के द्वार पर उसे मिले और बच्चे को गोद में लेना चाहा। उर्मिला ने जैसे यह नहीं देखा और अपने कंधे से उसे लगाए, वह उनके साथ जीने पर चढ़ती चली गई। बॉक्स में आकर सफलतापूर्वक उन्होंने बिजली का पंखा खोल दिया। पूछा, कुछ मंगाऊं, मतलब खाने पीने के लिए? उर्मिला ने जवाब दिया, नहीं। भाषा शैली की दृष्टि से देखें तो अपनी कहानियों में जैनेन्द्र जी ने सरल, स्वाभाविक और व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसमें संस्कृत के तत्सम उर्दू, अंग्रेजी तथा देशज शब्दों का भी प्रचुरता से प्रयोग करते हैं। इसी कारण इनकी भाषा सहज, बोधगम्य एवं भावपूर्ण हो जाती है। इनके शब्द चयन भावों के अनुकूल होते हैं तथा शब्दों की रचना पात्रों की भूमिका को साकार कर देती है। प्रस्तुत कहानी की भाषा की भी यही विशेषता है। इस कहानी में उन्होंने मुख्य रूप से कथा शैली को अपनाया है, जिसमें वार्ता शैली का प्राचुर्य और दृष्टांत शैली का अल्पांश, मतलब थोड़ा दृष्टिगोचर होता है। इनकी भाषा शैली का एक उदाहरण इस प्रकार भी है। प्रेम से तो नाराज नहीं हो, विवाह का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, प्रेम के निमित्त से उसकी सृष्टि है। विवाह की बात तो दुकानदारी की है, सच्चाई की बात प्रेम है। इस बारे में तुम अपने से बात करके देखो, यह बात डायरी में दर्ज कीजिएगा। अब परसों मिलेंगे। ये मारुति और उनका संवाद है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भाषा शैली की दृष्टि से एक सफल कहानी है। अब इसका उद्देश्य क्या था कहानी का? तो प्रस्तुत कहानी में कहानीकार जैनेन्द्र जी ने बताया कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थ होता है। प्रेम की भावना व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है। उर्मिला कहती, हाँ, स्त्री रो रही है,
प्रेम का प्रश्न है, अर्थात एक ही स्त्री के दो रूप। स्त्री की मत सुनना, मैं भी पुरुष की नहीं सुनूंगी, दोनों जने प्रेम की ही सुनेंगे। प्रेम जो अपने सिवा किसी दया को, किसी को, कुछ को नहीं जानता। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। तो ये अब प्रश्न एक और भी पूछा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा कहानी के शीर्षक की उपयुक्तता पर प्रकाश डालिए कि ये जो शीर्षक रखा गया है ये उचित है। तो ध्रुव यात्रा का शीर्षक उच्च स्तरीय कथा है, जिसमें पात्रों का चयन भी जैनन जी ने उच्च कुलीन वर्ग से किया है। एक राजा का पुत्र है। निसंदेह ध्रुव यात्रा जन सामान्य की सोच के परे की बात है। प्रत्येक पात्र ध्रुव यात्रा की पूर्णता से ही अपने जीवन को सफल मानता है। कहानी के कथानक का प्रारंभ और अंत ध्रुव यात्रा के संदर्भ के साथ ही होता है। कहानी के नायक और नायिका दोनों ही ध्रुव यात्रा को अपने प्रेम की पराकाष्ठा और कसौटी मानते हैं, जिस पर दोनों अपने अपने को प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि शीर्षक प्रतीकात्मक है, तथापि सब प्रकार से सार्थक और कहानी के कथानक के बिल्कुल उपयुक्त है। अब प्रश्न एक और भी पूछा जा सकता है, ध्रुव यात्रा कहानी के आधार पर उर्मिला का चरित्र चित्रण किए। ये कहानी के प्राण हैं। तो उर्मिला का चरित्र चित्रण ही, उर्मिला ही मुख्य पात्रा है, चाहे नायक मान लो चाहे नायिका मान लो, मगर पूरी कहानी उर्मिला के इर्द गिर्द ही घूमती है। ध्रुव यात्रा कहानी के आधार पर उर्मिला के चरित्र की जो विशेषताएं हैं, सबसे पहली हेडिंग बनेगी सुसंस्कारित युवती। तो सुसंस्कारित युवती में प्रस्तुत कहानी की नायिका उर्मिला एक सुसंस्कारित युवती है। उसे बचपन में अपनी माता द्वारा अच्छे संस्कार प्राप्त हुए हैं, इसलिए वह राजा रिपुदमन को अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होने के लिए प्रेरित रहती है। दूसरा है सच्ची प्रेम का। अपनी युवावस्था में उर्मिला रिपुदमन के प्रेम पास में बद्ध हो जाती है। मतलब प्रेम, युवावस्था में प्रेम स्वाभाविक होता है, वो हो गया। उस समय रिपुदमन किन्हीं सामाजिक कारणों से विवाह करने से मना कर देता है, और वो मना करने की वजह ये थी कि वो एक राजकुमार था और वो एक साधारण परिवार की लड़की थी। तो रिपुदमन के प्रेम पास में बद्ध हो जाती है। उस समय रिपुदमन किन्हीं कारणों से मना कर देता है। बाद में जब उसे पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है, वह उससे विवाह के लिए कहती है। कौन? उर्मिला। तब वह इनकार कर देते हैं रिपुदमन, और कहते हैं कि मुझे तुमसे प्रेम है। प्रेम और विवाह में अंतर होता है। प्रेम पवित्रता युक्त होता है और विवाह स्वार्थ युक्त। अतः वह उसकी सच्ची प्रेम का ही बने रहना चाहती, स्त्री नहीं। स्त्री के बंधन में नहीं बंधना चाहती थी उर्मिला। और अब है दूसरी हेडिंग हम और बना सकते हैं। पहली बताई आपको सुसंस्कारित युवती, दूसरी बताई सच्ची प्रेम का, तीसरी हेडिंग आप बना सकते हैं स्वतंत्र विचारों वाली। तो उर्मिला स्वतंत्र और स्पष्ट विचारों वाली युवती है। रिपुदमन के पूछने पर कि वह विवाह करना नहीं चाहती, वह विवाह के लिए स्पष्ट मना कर देती है। वह रिपुदमन से कहती है कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ है और रक्त उष्ण है, तो स्त्रियों की कमी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए स्त्री नहीं हूँ, प्रेम का हूँ। इसलिए किसी स्त्री के प्रति मैं तुम में निषेध नहीं चाहती सकती कि दूसरी स्त्री से तुम मतलब जो ना विवाह ना करो या प्रेम ना करो। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वह वर्तमान युग में प्रचलित स्त्री पुरुष के साथ साथ रहने की उत्कृष्ट विचारों की पोषक है, दार्शनिक विचारों से युक्त। ये अगली हेडिंग बन सकती है आपकी चौथी। तो उर्मिला शिक्षित, स्वतंत्र और स्पष्ट विचारों वाली होती है तो है ही, साथ ही कहानी के पढ़ने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उसके विचारों में दार्शनिकता की विद्यमानता भी है। उसके विचार कभी भी पिछले स्तर पर प्रकट नहीं होते, उसमें दार्शनिकता का गंभीर स्वर गुंजित होता है। एक उदाहरण दृष्टव्य है। तो उर्मिल सिद्धि मृत्यु से पहले कहाँ है? वह मृत्यु के भी पार है, मृत्यु के भी पार है। तो राजा उसे इससे तुझ तक लौटने की आशा लेकर तुम नहीं आओगे, सौभाग्य का क्षण मेरे लिए शाश्वत है, उसका
पुनरावर्तन कैसा? उर्मिला, तो मुझे जाना ही होगा। तुम्हारा प्रेम दया नहीं जानेगा? यह क्या कहते हो राजा? मैं तुम्हें पाने के लिए भेजती हूँ और तुम मुझे पाने के लिए जाते हो। यही तो मिलने की राह है, तुम भूलते क्यों हो? अगली 5वीं हेडिंग बनती है ज्ञानवान। उर्मिला अच्छे संस्कारों में पालित पोषित हुई ज्ञानवान स्त्री है। उसके बोलने मात्र से ही उसका यह गुण स्पष्ट हो जाता है। वह प्रेम का और स्त्री के कर्तव्य को अलग अलग मानती है। वह कहती है कि शास्त्र से स्त्री को नहीं जाना जा सकता, स्त्री को मात्र प्रेम से जाना जा सकता है। 6वीं हेडिंग बन सकती है पितृ स्नेही। उर्मिला के मन में अपने पिता के प्रति अपार स्नेह है। वह नहीं जानती कि उसका पिता कौन है। कहानी के उत्तरार्ध में आचार्य मारुति यह स्पष्ट करते हैं कि वे ही उसके पिता हैं। तब वह स्तब्ध होकर उनको देखती रह जाती है और यह कहती हुई चली जाती है कि मुझे हतभागिन को भूल जाइएगा। मातृ भाव से युक्त उर्मिला ने यद्यपि बिना विवाह जीवन में प्रवेश किए ही पुत्र प्राप्त किया है, तथापि उसमें मातृभाव की कमी कदापि नहीं है। वह रिपुदमन से कहती है कि मेरे लिए क्या यही गौरव कम है कि मैं तुम्हारे पुत्र की माँ हूँ? दुनिया को भी जताने की जरूरत नहीं है कि मेरा बालक तुम्हारा है। मेरा जानना मेरे गर्व को काफ़ी है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि उर्मिला ही इस कहानी के सर्व प्रमुख पात्र और नायिका के रूप में कहो चाहे नायक है। ना कहानीकार को अपनी कल्पना में किसी स्त्री को जिन जिन गुणों का होना अभीष्ट प्राप्त होता है, वे सभी गुण उसने प्रस्तुत कहानी की नायिका में समाविष्ट कर उसके चरित्र को अतीव गरिमा प्रदान की है। तो इस प्रकार से एक प्रश्न आ सकता है, ध्रुव यात्रा कहानी की सबसे मर्मांतक घटना कौन सी, अर्थात सबसे दुखने वाली सबसे घटना कौन सी थी? और कहानी का घुमा के प्रश्न पूछा जाता है, कहानी का अंत किस प्रकार हुआ, सुखांत हुआ या दुखांत हुआ? तो ध्रुव यात्रा कहानी सबसे मर्मांतक घटना राजा रिपुदमन की मृत्यु की घटना है, जब वो अपने आप को अपने निजी रिवाल्वर से अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो मृत्यु की घटना है जब उर्मिला को अखबारों के माध्यम से रिपुदमन की खबर मिलती है, तो वह अखबार में लिखा पूर्ण विवरण पढ़ती है, जिसमें राजा रिपुदमन द्वारा लिखित पत्र भी छपा होता है। उसमें वह ध्रुव यात्रा को अपनी निजी यात्रा बताते हैं तथा किसी से उर्मिला मिले आदेश और उसे दिए वचन को पूरा न कर पाने पर खेद व्यक्त करते हुए वह यह भी लिखते हैं कि वे पूरे होश व हवास में अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। दोपहर होने पर जब नौकरानी उर्मिला से कहती है कि भोजन तैयार है, तो वह कहती है कि मैं तैयार हूँ, प्लेट इसी अखबार पर रख दो। राजा रिपुदमन की मृत्यु के बाद उर्मिला की मनोस्थिति का सशक्त चित्रण लेखक ने यहाँ किया है, जो प्रत्येक परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। अब इसमें कहानी का अंत बिच्छू के डंक के समान होना चाहिए, ये बताते हैं। तो कहानी, अच्छी कहानी के यही लक्षण होते हैं, जिसे पढ़कर पाठक तिलमिला जाए। कथन को दृष्टिगत रखते हुए ध्रुव यात्रा कहानी के अंत की समीक्षा कीजिए। तो ध्रुव यात्रा कहानी का अंत पाठकों के लिए अनापेक्षित है। कहानी में उर्मिला रिपुदमन की वार्ता के बाद ऐसा प्रतीत नहीं होता कि कहानी का अंत रिपुदमन की मृत्यु से होगा। रिपुदमन द्वारा गोली मारकर की गई आत्महत्या पाठकों के लिए एक आश्चर्य है। कहानीकार इस कहानी का अंत दूसरी प्रकार से कर सकते थे, परंतु इस प्रकार का अंत करके उन्होंने पाठकों को आश्चर्यचकित कर दिया। रिपुदमन जो एक रियासत का राजा तथा ध्रुव विजेता था, वह अपनी जीवन लीला का अंत इस प्रकार करेगा, यह पाठकों को नहीं विश्वास नहीं होता। पाठकों ने आशा ही की होगी कि कहानी का अंत रिपुदमन के दक्षिणी ध्रुव विजय तथा उर्मिला और उसके विवाह से होगा, परंतु कहानी का अंत वास्तव में बिच्छू के डंक के समान होता है, जिसे पढ़कर पाठक तिलमिला उठते हैं। ये हुई ध्रुव यात्रा। धन्यवाद। आगे इसके विषय में कल बात करेंगे।